बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगले साल इंडिया के अंदर तारीखी इलेक्शंस होने वाले हैं। अब इनको मैं तारीखी इसलिए कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया इस वक्त अपने तारीख के डिसाइसिव मोड पे खड़ा हुआ है और ये वो इलेक्शंस होने वाले हैं जो कि हिस्ट्री का धारा बदल सकते हैं। या तो बीजेपी जीत के आएगी और अगर ये जीत के आ गए तो यूँ समझे कि इंडिया का हिंदू राष्ट्र की तरफ जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि पिछले जो 2 टर्म्स रहे हैं ना उसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा माहौल क्रिएट किया हुआ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। मोहन भागवत कह चुके हैं कई मरतबा, आरएसएस के चीफ, कि सबसे बड़ी जो बाधा है हिंदू राष्ट्र क्रिएट करने में वो पब्लिक है अपनी। मतलब वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाए फौरी तौर पर इस चेंज को, तो पब्लिक को पहले वो कहते हैं कि माहौल बनाना पड़ेगा हमें, उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्टिव हासिल कर रहे हैं। और वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि कागज़ों के अंदर पार्लियामेंट में अगर मोदी अब भी चाहे तो उसके पास इनफ मेजॉरिटी है इस तरह के वाहियात किस्म के जो लॉज हैं बायस्ड किस्म के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वो पास कर सकता है अभी भी। लेकिन इंडिया के खुद के अंदर बहुत से हमारी हिंदू बरादरी के जो लोग हैं वो भी शायद उन लॉज को एक्सेप्ट ही ना करें और इनके विरुद्ध हो जाएंगे। तो पहले वो माहौल बना रहे थे, सेक्युलरिज्म से इंडिया को उन्होंने मोड़ा है, बड़ी हद तक वो हिंदू राष्ट्र की तरफ मोड़ने में उन्होंने अटेम्प्ट्स की हुई हैं। तो ये अगर जीत गए 2024 का इलेक्शन तो फिर ये यूं समझें कि हिंदू राष्ट्र की तरफ इनका जो सफ़र है वो तेज़ हो जाएगा। लेकिन अगर ये हार गए तो अभी तक इन्होंने पिछले 10 साल में जितना काम किया है ये तेज़ी के साथ रिवर्स हो जाएगा और इंडिया का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है। जो सेक्युलरिज्म इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि आज तक इंडिया की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो इस तरह के इलेक्शंस नहीं आए कि जहां पर इतने ज़्यादा स्टेक्स हाई हों, सेक्युलर फोर्सेस के भी और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के भी। अब होता क्या है ये तो देखेंगे। इंडियन पब्लिक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाएगी आने वाले इलेक्शंस में। लेकिन 4 मुल्क ऐसे हैं, इंडिया के अलावा भी 4 मुल्क ऐसे हैं जो कि बड़ा क्लोजली इन इलेक्शंस को देख रहे होंगे। एक तो चाइना है, चाइना क्लोजली देख रहा होगा, क्योंकि चाइना रिजल्ट्स देखेगा कि अगर दूसरी पार्टी आ जाती है कोई, फॉर एग्जांपल कांग्रेस आ जाती है, तो उनके साथ फिर फ्यूचर में कैसे डील करना है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट किस्म की एक फोर्स है, उनकी आइडियोलॉजी भी डिफरेंट है। इस हवाले से कांग्रेस के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस चीज़ के हक में नहीं है कि चाइना के साथ मामलात बिगाड़ के रखे जाएं, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि मिलिट्री पावर का गैप बहुत बड़ा है और इस वक्त अगर लड़ाई होती है तो नुकसान इंडिया का ही होना है। तो उनके इंटेलेक्चुअल्स, उनके पॉलिसी मेकर्स की गुफ्तगू अगर आप सुनते हैं तो वो लड़ाई झगड़े के हक में नहीं है। तो एक तो वो देख रहे होंगे बड़ा क्लोजली कि ये इलेक्शंस कौन जीतता है। दूसरा पाकिस्तान, जाहिर सी बात है पाकिस्तान हर इलेक्शन क्लोजली देख रहा होता है। गुज़िश्ता जो इलेक्शंस हुए थे ना 2014 में, आपको पता है 2014 में ये जो ISI की रिपोर्ट आई थी मोदी के हवाले से, उन्होंने कहा था कि ये अच्छा है, मतलब ये 2 नेशन थ्योरी को रिवाइव कर सकता है। ये एक्सट्रीमिज्म जब बढ़ाएगा वहाँ पर तो इंडिया इंटरनली वीक होगा, इंडिया का सोशल फैब्रिक, ये सारा असेसमेंट रिपोर्ट जो आई थी उसके अंदर लिखा हुआ था और वही हुआ है, तकरीबन वही हुआ है, सेम चीज़ें उन्होंने की हैं। तो पाकिस्तान फिर वो LOC का जो सारा मामला चल रहा है कश्मीर का, उस हवाले से भी वो देखेंगे कि कौन सी फोर्स आती है। अगर कांग्रेस आती है तो बातचीत के और डायलॉग्स के चांसेस ज़्यादा होंगे पाकिस्तान और इंडिया के, और पीस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो भी बड़ा केयरफुली देख रहे होंगे। अमेरिका तीसरा ऐसा मुल्क है जो कि क्लोजली इंडिया के जो इंतखाबात हैं, इलेक्शन है, उनको देख रहा होगा, क्योंकि उनकी जो पूरी की पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के अंदर इंडिया का बहरहाल एक रोल है, तो वो भी क्लोजली देख रहे होंगे कि कौन जीत रहा है। अगर सेक्युलर फोर्सेस आती हैं जीत के तो आइडियोलॉजिकली वो उनके भी ज़्यादा करीब होंगे, उधर भी तो सेक्युलर्स है ना, ये हिंदुत्व के एक्सट्रीमिज्म को तो वेस्ट भी पसंद नहीं करता। तो तीसरा ये मुल्क होगा। चौथा मुल्क जो बड़ा क्लोजली इंडिया के इलेक्शंस को देख रहा होगा वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के अंदर इसलिए देखा जाएगा क्योंकि बांग्लादेश में भी 2 माइंडसेट हैं। एक माइंडसेट वो है जो कि इंडिया के साथ बेहतर टाइज के हक में नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं।
बहुत सारी पार्टियां जो कि चाहते हैं कि इंडिया के साथ यानी बिल्कुल डाउनग्रेड कर देने चाहिए टाइज। लेकिन एक ऐसा भी तबका है, और ये बड़ा तबका है, जो चाहता है कि इंडिया के साथ टाइज जो है वो बेहतर रहे हमारे। लेकिन दोनों जो तबके हैं ना बांग्लादेश के अंदर, वो ये ज़रूर चाहते हैं कि कोई सेक्युलर फोर्स हो इंडिया के अंदर। मतलब वो एक्सट्रीमिज्म, ये हिंदुत्व का नहीं चाहते कि वहाँ पर हिंदुत्व की। इसकी वजह बहुत बड़ी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया का जो हिंदुत्व का जो नज़रिया है ना बीजेपी आरएसएस सरकार का, वो बांग्लादेश के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। उसकी जो हीट है ना वो बांग्लादेश तक पहुंच रही होती है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर खुद उनकी आबादी में कोई 10% से ज़्यादा हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो जो हिंदुत्व का नज़रिया वहाँ पर है, वो बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपोर्ट करने की कोशिशें हो रही होती हैं, इससे खुद बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम होता रहा है। और आरएसएस की सरकार आने के बाद 10 सालों में तो मुनज़्ज़म कोशिशें होती रही हैं हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको बांग्लादेश के अंदर प्रमोट करने के लिए, और ऐसे स्कूल्स भी बने हुए हैं जो कि इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर इसके मैंने एक एपिसोड भी किया था, दी फेडरल एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उसके अंदर ऐसे स्कूल्स का जिक्र हुआ था कि बांग्लादेश के अंदर ऐसे स्कूल्स हैं जो कि हिंदुत्व की फिलॉसफी को, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को बढ़ाते रहते हैं। द फेडरल ने लिखा था कि आरएसएस लिंक्ड वैदिक स्कूल्स एक्सपांड हिंदुत्व फुटप्रिंट इन मुस्लिम मेजॉरिटी बांग्लादेश। और इसमें मिसाल के तौर पर उन्होंने बांग्लादेश का जो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके हवाले से कहा हुआ है कि वहाँ भी जो है वो इस तरह के स्कूल्स आरएसएस बना रहा है। तो ये बांग्लादेश में ना सेक्युलर्स चाहते हैं ना वहाँ के हार्ड लाइनर्स चाहते हैं कि ये जो एक डिवाइड एंड रूल वाली आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, वो बांग्लादेश में आए, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन आरएसएस के पावर में, इंडिया में पावर में होते हुए ये बात तो तय है कि वो इसको यहाँ इंजेक्ट करते रहेंगे बांग्लादेश के अंदर, फॉर श्योर ये करते रहेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा खुद इंडिया के अंदर आरएसएस ने बांग्लादेशी जो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए अलग से कैंप्स और शाखाएं खोली हुई हैं वहाँ पे। वेस्ट बंगाल के अंदर भी खोली हुई हैं, दीगर जगहों पे खोली हुई हैं उन्हें, वो काम चल रहा है वहाँ पे। तो बीजेपी अगर पावर में रहती है तो बांग्लादेश के अपने सोशल फैब्रिक के ऊपर भी इसका दबाव यकीनी तौर पर पड़ता रहेगा। तो वो भी चाहेंगे कि कोई सेक्युलर फोर्स वहाँ पर जीत किया जाए इलेक्शन के अंदर। आइडियली राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी वाले, क्योंकि ममता बनर्जी को एक्सेप्टेंस वो ज़रूर देते हैं क्योंकि वो भी बंगाली हैं, उधर भी बंगाली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो स्टेट लेवल की पार्टी है, बंगाल के अंदर है, सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी पूरे इंडिया में नहीं है। राहुल गांधी की पार्टी है और ये जो इंडिया अलायंस बना है उसके अंदर भी जो लीड रोल प्ले कर रहा है वो राहुल गांधी प्ले कर रहा है, ममता बनर्जी उसका हिस्सा ज़रूर है। तो बांग्लादेश भी क्लोजली इन इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहा होगा जो कि इंडिया के अंदर अगले साल होने वाले हैं।